एंड दिस इज श्रुति इन एसोसिएशन विद इन्वेस्टो कैफ़े। आज का ये हमारा वीडियो बहुत ही खास लोगों के लिए है, हमारे फौजी भाइयों के लिए जो लंबे समय से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हाल ही में फौजी भाइयों के साथ बातचीत हुई और उनके बहुत सारे प्रश्न थे। इस वीडियो में हम मोटे तौर पर फाइनेंशियल फ्रीडम, फाइनेंशियल प्लानिंग के पॉइंट्स कवर करेंगे और म्यूचुअल फंड के इतने सारे प्रश्न थे कि उसके लिए हम अलग से वीडियो लेकर आएंगे, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। लाइफ के दो बड़े इवेंट्स हैं जो आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग में चेंज की डिमांड करते हैं। पहला है शादी, दूसरा है बच्चे। एक फौजी भाई ने हमें बताया कि हम हमारा फाइनेंशियल प्लान मोस्टली बैचलर की तरह स्टार्ट करते हैं और अधिकतर बिना चेंज के उसको कंटिन्यू करते रहते हैं। जो मेन चैलेंजेस मोटे तौर पर हमने पाए वो है मुख्य धारा से बाहर होने के कारण जागरूकता की कमी, लिमिटेड नॉलेज होती है बेसिक फाइनेंशियल प्लानिंग की, नेटवर्क टीवी से कवरेज से थोड़ा बाहर होने के कारण रियल टाइम में प्रासंगिक रिलेवेंट जानकारी तक पहुंच नहीं हो पाती, लगातार ट्रांसफ़र वाली जॉब है, इसके कारण बेईमान एजेंटों के लिए आसान टारगेट बन जाते हैं हमारे फौजी भाई। और हमने ये भी सुना कि बिटकॉइन के लिए भी बहुत मैसेजेस सबके पास आ रहे थे, चिट फंड में कई लोगों के पैसे डूब गए। इन चीज़ों से एकदम दूर रहना है। जागरूकता और मार्गदर्शन की कमी के कारण कई फौजी भाई अभी भी गलत फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स का शिकार होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति की तरह फौजी भाइयों को भी वित्तीय नियोजन या मनी मैनेजमेंट की आवश्यकता होती है। बाहरी दुनिया आपको वह सब बेचने के लिए तैयार है जिसकी आपको आवश्यकता नहीं है और जिसकी सही जानकारी भी आपको नहीं है। नॉलेज, जागरूकता और ट्रस्टेड सर्टिफिकेशन विद फ्री अकाउंट ओपनिंग इन्वेस्टो कैफ़े इन सभी चैलेंजेस को एड्रेस करता है। सबसे पहले समझिए फाइनेंशियल फ्रीडम का आखिर मतलब क्या होता है। यह जानकर कि आपका पैसा ग्रोथ, सेफ्टी, लिक्विडिटी के बैलेंस में है। ग्रोथ, सेफ्टी, लिक्विडिटी इन तीनों के बैलेंस में है, मन की शांति मिलती है और जीवन बेहतर बनता है। अब ग्रोथ, सेफ्टी, लिक्विडिटी ये सब क्या है? कुल जमा पैसों को इस तरह से निवेश किया जाए कि रिस्क इतनी हाई ना हो कि पूरा पैसा डूब जाए। हम कितनी रिस्क ले सकते हैं उसके हिसाब से ही निवेश हो, ये हुई सेफ्टी की बात। ज़रूरत पड़ने पर पैसे 1-2 दिन में अकाउंट में आ जाएं, ये हुई लिक्विडिटी यानी कि तरलता। और ग्रोथ यानी कि ऊपर के 2 पॉइंट्स, सेफ्टी, लिक्विडिटी का टेक केयर करने के बाद अब हम उस पैसे से ज़्यादा रिटर्न कैसे कमाएं, मैक्सिमम पैसे को कैसे बढ़ाएं, ये हुई ग्रोथ। आप फैमिली हॉलीडे पर जा सकें, सिर्फ ज़रूरतें पूरी होने वाला नहीं बल्कि कंफर्टेबल इंजॉय करने वाला रिटायरमेंट हो। बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसा अलग रख दिया, सब पेपर वर्क टकाटक है। इस सुकून का, इस तसल्ली का नाम है फाइनेंशियल फ्रीडम या वित्तीय स्वतंत्रता। अब आप सोचेंगे ये फाइनेंशियल फ्रीडम आएगी कैसे? फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब हर किसी के लिए अलग अलग हो सकता है और ये आपकी लाइफ सिचुएशन यानी कि शादी हुई है या नहीं, बच्चे हैं तो कितने हैं, उनकी उम्र, आपकी उम्र, आपके ऊपर परिवार में कितने लोग डिपेंडेंट हैं, वगैरह वगैरह। और यही चीज़ें दरअसल निर्धारित करती हैं कि आपकी निवेश में जोखिम लेने की क्षमता कितनी है और निवेश के लक्ष्य यानी गोल सेट करने के लिए यही बातें महत्वपूर्ण होती हैं। रिस्क प्रोफाइल और गोल बेस्ड कितनी एसआईपी करनी चाहिए, इसके लिए आप investocafe.com पे फ्री कैलकुलेटर्स यूज़ कर सकते हैं। अपने आप से आप कुछ प्रश्न पूछिए। क्या आपके पास इमरजेंसी फंड है? बचत है तो कितनी है? क्या आपने उन पैसों को कहीं निवेश किया है? क्या आपने रिटायरमेंट फंड बनाया है? क्या आपके पास ऐसा कोई प्लान है कि आपको कोई पैसों के नुकसान का कोई झटका लगे तो आप उसे बर्दाश्त करने के लिए तैयार हैं? अगर आपने इनमें से ज़्यादातर प्रश्नों का उत्तर नहीं में दिया है तो आपको सीरियसली इसके बारे में सोचने की ज़रूरत है। करना क्या होगा? इसका जवाब है फाइनेंशियल प्लानिंग। हम अक्सर सुनते हैं अच्छी शुरुआत से आधा काम खत्म हो जाता है, तो आइए शुरुआत करते हैं। एक अच्छा प्लान आपको
सिविलियन लाइफ में ट्रांजिशन करने के लिए भी बहुत मदद करेगा। इसलिए अपना मूव एक्टिव ड्यूटी से रिटायर होने से पहले ही प्लान कर लीजिए। फाइनेंशियल प्लानिंग अपने पैसों के उचित प्रबंधन से अपने लाइफ के गोल्स को पूरा करने की एक प्रोसेस है। इसका मतलब सिर्फ बचत या निवेश के बारे में नहीं है, बल्कि आपके कर्जे, इंश्योरेंस, कब कितना पैसा निकालना है, कब भरना है, पेपर वर्क ठीक है कि नहीं, सब के बारे में। ये प्लान, ये वित्तीय योजना 3 महत्वपूर्ण सवालों के जवाब देगी। नंबर 1, आपके गोल्स क्या हैं? आपके वित्तीय लक्ष्य क्या हैं? रिटायरमेंट का पैसा जमा करना है, बच्चे की कॉलेज फीस जमा करनी है, बच्चों की शादी की तैयारी करनी है, या कहीं कोई बहुत अच्छी हॉलिडे के लिए पैसा जमा करना है। आखिर करना क्या है? नंबर 2, आपने जो भी लक्ष्य अपने लिए रखा है उनके लिए अभी आपकी स्थिति क्या है? ठीक है, अगर आपको लगता है कि मेरे पास रिटायरमेंट के लिए 80 लाख का फंड होना चाहिए, तो रिटायरमेंट के नाम पे अभी आपके पास कितना पैसा है जो आप किसी और चीज़ में खर्च नहीं करने वाले हैं? नंबर 3, उस लक्ष्य की स्थिति तक कैसे पहुंचेंगे? अगर रिटायरमेंट के लिए आपने सोचा है 80 लाख चाहिए और आपके पास अभी 40 हैं, तो ये बचे 40 की दूरी कैसे तय होगी? हम एक एक करके इसके सारे पार्ट्स को देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं कैश फ्लो मैनेजमेंट। इसमें आपकी आय, व्यय और निवेश शामिल हैं। ट्रांसफरेबल जॉब में बैंक खातों के रख रखाव पर उचित ध्यान देना ज़रूरी है। ईएमआई और प्रीमियम टाइम से भरिए, वरना इसके परिणाम नकारात्मक हो सकते हैं। वेतन खाते से अलग, कोशिश कीजिए वेतन खाते से अलग बुनियादी खर्चों, निवेश, ऋण की ईएमआई और बीमा प्रीमियम के लिए एक अलग अकाउंट मेंटेन अगर कर सकते हैं। और ये जो अकाउंट होगा, इसमें ऑनलाइन बैंकिंग की अच्छी सुविधा हो, इससे पेमेंट के आपको कोई इश्यूज़ नहीं होंगे। इस खाते को हमेशा रखिए। ज़रूरी पैसा इस खाते में ट्रांसफ़र कीजिए। सुविधा के अनुसार 3 महीने के खर्च के बराबर पैसा रख के एक बेसिक इमरजेंसी फंड भी इसमें आप मेंटेन कर सकते हैं। बस ज़्यादा बैलेंस देखकर फिजूल खर्ची नहीं करनी है, वो बैलेंस को बना के रखना है। अब देखते हैं इन्वेस्टमेंट प्लानिंग। जब आप इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो ये देखिए कि आप क्या करते हैं, आपका फॉर्मूला क्या है। हर व्यक्ति का फॉर्मूला अलग अलग होता है। इनकम में से खर्चे घटाकर बचे पैसे को आप इन्वेस्ट करते हैं, या फिर इनकम में से पहले इन्वेस्ट करते हैं और फिर बचे पैसों को खर्च करते हैं। दूसरा फॉर्मूला हमेशा फाइनेंशियल सक्सेस की तरफ जाता है। यानी कि पहले अपने इन्वेस्टमेंट के पार्ट को अनुशासन के साथ साइड में रख दीजिए। निवेश हमेशा लक्ष्य के लिए कीजिए। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई भी आपको कोई प्रोडक्ट बेचने आया तो आपने बस खरीद लिया। जैसे कि आपने ये डिसाइड किया कि आपको अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए XYZ कोई अमाउंट चाहिए। अब उसको कितने साल में कितना पैसा जमा करना है, उसके लिए अब आप प्रोडक्ट खरीदिए। ये नहीं कि कोई इंश्योरेंस या कोई भी और प्रोडक्ट ले लिया, ये मत कीजिए। दूसरी क्लास के बच्चे और 10वीं क्लास के बच्चे के लिए निवेश का अमाउंट, पैसा लगा के रखने के साल अलग अलग होंगे, रिटायरमेंट के लिए प्रोडक्ट अलग होंगे। तो पहले लक्ष्य डिसाइड करना है, फिर प्रोडक्ट लेना है। जब तक ज़रूरत नहीं हो ट्रांसफरेबल के जॉब के कारण, तो प्रॉपर्टी रैंडमली ऐसे ही खरीदने से बचें। और अगर प्रॉपर्टी मैनेज कर सकते हैं तो ही प्रॉपर्टी खरीदनी है। डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर हों, टाइटल क्लियर हो, सिर्फ रेंट आता रहे इसके लिए प्रॉपर्टी नहीं लेनी है। रेंट इनकम भी टैक्सेबल है, और अगर आप या आपका परिवार उस प्रॉपर्टी पे नज़र नहीं रख सकते तो प्रॉपर्टी नहीं लेनी है। कई लोग सवाल पूछते हैं कि हम बचत तो कर ही रहे हैं, फिर ये इन्वेस्टमेंट कहाँ से आया? बैंक सेविंग अकाउंट, FD में जो भी हम डिपॉजिट करते हैं, बचत खाते में पैसा रखा रहता है, इस पे हमको एक बहुत मिनिमम इन्वेस्टमेंट मिल रहा होता है, जो कि इन्फ्लेशन रेट को भी मात नहीं दे पाता। इन्फ्लेशन रेट या महंगाई दर आप ऊपर नीचे सब मिला के एवरेज 6% पकड़ लीजिए।
हम निवेश के द्वारा पैसा को इतना बढ़ाना चाहते हैं कि महंगाई दर को वो मात दे दे। निफ्टी का एवरेज रियल रिटर्न 15%, 15% रहा है। आपको इसके रियल डेटा की कैलकुलेशन का वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये ऐसा है जैसे कि बीज संभाल के रखना और निवेश यानी कि खेती करना, बीज से बहुत सारे बीज बनाना। अगला पॉइंट है इंश्योरेंस। कुछ भी नहीं है जो किसी की कमी को पूरा कर सके, और जो दूसरा मुद्दा है पैसों की कमी का, उसके लिए इंश्योरेंस एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट है। पर ज़रूरत से ज़्यादा लिया जाए, गलत प्रोडक्ट लिया जाए, बिना ज़रूरत के इंश्योरेंस लिया जाए तो ये हमारे फाइनेंशियल गोल्स को काफ़ी नुकसान पहुंचा सकता है और हमें बहुत महंगा पड़ सकता है। आप अपनी पॉलिसीज़ का रिटर्न कैलकुलेट करेंगे तो वो बहुत कम आएगा। आपको महंगे एंडोमेंट प्लान जो आखिरी में मैच्योरिटी पे बड़ा पैसा देने की बात करते हैं, या यूलिप पॉलिसी की ज़रूरत नहीं है। यूलिप मतलब यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। इंश्योरेंस में म्यूचुअल फंड और या स्टॉक्स की खिचड़ी, ये खिचड़ी हमें बिल्कुल नहीं पकाना है। अगर आपने कोई लोन लिया है या फिर और किसी वजह से आपको इंश्योरेंस की ज़रूरत पड़ती है, या आपका मौजूदा इंश्योरेंस का अमाउंट आपको कम लगता है, तो आप टर्म इंश्योरेंस प्लान, नाम याद रखिए, टर्म इंश्योरेंस प्लान, जो सिर्फ बीमे की रिस्क कवर करने की ही प्रीमियम लेता है। इसके प्रीमियम काफ़ी कम होते हैं और मैच्योरिटी बेनिफिट्स नहीं हैं। सिर्फ प्रीमियम देके हम रिस्क कवर कर सकते हैं और जो पैसा बचता है उसे हम ही डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में लगा सकते हैं और बेहतर रिटर्न कमा सकते हैं। आपके पास ECHS, एक्स सर्विसमैन कॉन्ट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम है। अगर वो आपको कम लगती है तो आप मेडिकल इंश्योरेंस भी ज़रूर ले सकते हैं। अपने मेडिकल और इंश्योरेंस अमाउंट को पता कीजिए और फिर देखिए कि क्या आपको और इंश्योरेंस की ज़रूरत है, और अगर ज़रूरत है तो प्लीज़ इंश्योरेंस ज़रूर लीजिए। इसके बाद हम देखते हैं टैक्स प्लानिंग। टैक्स प्लानिंग सिंपल है। सोर्स ऑफ इनकम एक है तो सेक्शन 80C के अंडर आप टैक्स डिडक्शन के लिए EPF, टैक्स सेवर म्यूचुअल फंड यानी ELSS, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम ले सकते हैं। फॉर्म 16 आपको डिपॉजिट करना है एंड हो गया। टैक्स सेवर म्यूचुअल फंड 3 साल के लॉक इन के साथ एक बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है। ये सबसे कम लॉक इन टाइम है टैक्स सेविंग प्रोडक्ट्स में। 15 साल का लॉक इन इसमें नहीं होता, और म्यूचुअल फंड्स के हाई रिटर्न का फ़ायदा भी मिलता है। इन्वेस्टर कैफ़े रिक्वायरमेंट के हिसाब से ITR, इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ देखते हैं, एस्टेट प्लानिंग, यानी कि अपनी जायदाद की योजना बनाना। कई बार पोस्टिंग काफ़ी इनएक्सेसिबल या फार फ्लंग एरियाज़ में होते हैं, बहुत दूर दराज के इलाकों में। आप अपनी फाइनेंशियल लाइफ को सिंपल बनाने के लिए किसी फैमिली नंबर या किसी ट्रस्टेड व्यक्ति के नाम पर एक पावर ऑफ अटॉर्नी इशू कर सकते हैं। इसके अलावा विल या वसीयत तैयार करना हमेशा फ़ायदेमंद होता है। वाइफ के साथ जॉइंट अकाउंट रख सकते हैं। हमेशा जहाँ भी पैसा लगाएं, नॉमिनेशन में किसी का नाम ज़रूर रखिए। अपनी SIP स्टार्ट करेंगे उसमें भी नॉमिनेशन रखिए। वाइफ का नाम वाइफ की ID में और PPO, पेंशन पेमेंट ऑर्डर में नोटिफाइड नाम, ये अलग भी हो जाता है। कई बार ऐसी प्रॉब्लम्स भी आ जाती हैं, इसलिए पेपर वर्क टाइम से और अच्छे से कीजिए और संभाल के रखिए। एक स्कैन्ड कॉपी अपने डॉक्यूमेंट्स की या फिर फोटोग्राफ लेकर वाइफ के या अपने ईमेल पर भेज दीजिए। इससे एक ऑनलाइन डिजिटल रेफरेंस बन जाएगा डॉक्यूमेंट्स का। अब हम आते हैं रिटायरमेंट प्लानिंग पर। आपने अपना बजट बना लिया, आपका एक इमरजेंसी फंड हो गया, कोई अगर आपने कर्जा लिया है तो उसको कैसे चुकाना है उसका प्लान, ये सब करना है। पर मानव स्वभाव है, बहुत दूर के लक्ष्य पे फोकस करना आसान नहीं होता। नज़दीक का सुख और खर्चे, जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा ज़रूरी नज़र आती हैं। रिटायरमेंट को और उसकी प्लानिंग को इसलिए लोग सीरियसली नहीं लेते कई बार। इसलिए निवेश से हासिल किए जाने वाले लक्ष्यों में रिटायरमेंट के लिए प्लान करना सबसे ज़रूरी है।
फौजी भाइयों के लिए बहुत बड़ा कंफर्ट है कि उनको पेंशन मिलती है, पर पेंशन के साथ जो एक रिलैक्स्ड होने का ख्याल आता है, उसके कारण कई लोग रिटायरमेंट प्लानिंग को बहुत सीरियसली नहीं लेते। पेंशन बेसिक खर्चों के लिए पर्याप्त हो सकती है, पर क्या वो एक कंफर्टेबल इंजॉयबल रिटायरमेंट भी दे सकती है? ये सवाल मैं नहीं पूछ रही हूँ, ये सवाल आपको अपने आप से पूछना होगा। अभी आपके बहुत सारे रहने के खर्चे रिटायरमेंट के बाद आपको खुद भी करने होंगे। उसकी एक बेसिक कैलकुलेशन कीजिए। खर्चों को कवर करने के लिए रिटायरमेंट के बाद हर महीने कितना पैसा चाहिए होगा और इसका कितना हिस्सा पेंशन द्वारा कवर किया जाएगा, इसको कैलकुलेट करिए। इसके बाद जो बीच का गैप है, जैसे कि हमने फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होती है, मैं तीसरा पॉइंट देखा था, उसको हमको निवेश से कवर करना होगा। फौजी भाइयों के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो DSOP यानी डिफेंस सर्विसेज ऑफिसर प्रोविडेंट के फंड के बियॉन्ड, उससे परे जाकर भी रिटायरमेंट प्लानिंग को देखें। और अगर आपके पास ये फंड है तो अच्छी बात है। इन केस ऑफ TA टेरिटोरियल आर्मी और दूसरी सर्विसेज में इसकी अवेलेबिलिटी नहीं भी होती है। अगर DSOP अवेलेबल है तो एक यंगस्टर के लिए एक बहुत अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट है और आप इसमें अपना सब्सक्रिप्शन अमाउंट इंक्रीज़ भी कर सकते हैं। इन्फ्लेशन के बारे में हम पहले बात कर चुके हैं और रिटायरमेंट प्लानिंग पे इसका प्रभाव जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। हम देखते हैं कि 5 साल में ही कीमतें कितनी बढ़ गई है, और हम जब रिटायरमेंट की बात कर रहे हैं तो हम एक लंबे टाइम पीरियड की 20 साल 30 साल की बात कर रहे हैं। तो महंगाई का, इन्फ्लेशन का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। लाइफ इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस की भी हमने बात की, वो भी रिटायरमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा हैं। काफ़ी लोग सिर्फ फिक्स डिपॉजिट में पैसे रख देते हैं, पर लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन प्रोडक्ट जो महंगाई दर को मात दे, वो काम फिक्स डिपॉजिट नहीं कर पाता है। ऐसे में म्यूचुअल फंड जैसे प्रोडक्ट्स जो महंगाई को मात दे सकें, वो काम आते हैं। इसलिए इक्विटीज़ का या म्यूचुअल फंड का जादू अपने पोर्टफोलियो में ज़रूर डालें, और डायरेक्ट शेयर्स में इन्वेस्ट करने की हम सलाह नहीं देते हैं, क्योंकि हम सबका मेन जॉब कुछ और है। और लोग क्या करते हैं, सुनी सुनाई टिप्स पर कहीं भी पैसा डालते हैं, रिस्क ले लेते हैं। ऐसा नहीं करना है। कहीं वेबसाइट पे पढ़ के कोई शेयर ले लिया। प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स के थ्रू म्यूचुअल फंड में सेफली डाइवर्सिफाइड स्टॉक्स के थ्रू जाना, यानी कि बहुत सारे लोग मिलकर बहुत सारे शेयर्स एक साथ खरीद रहे हैं, ये एक अच्छा ऑप्शन है। लास्ट में कुछ ज़रूरी पॉइंट्स टू बी नोटेड। अपने पैसों को, निवेश के हिसाब किताब को, पोर्टफोलियो को कॉम्पैक्ट रखिए, ज़्यादा फैलाए नहीं। बहुत सारी चीज़ें हैं ऑलरेडी हैंडल करने के लिए, आपको और ज़्यादा सर दर्द लेने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद कार लोन, व्हीकल लोन्स, बहुत सारे क्रेडिट कार्ड्स, पर्सनल लोन, इन सब से दूर रहिए। कोशिश कीजिए जितना कम लोन हो उतना अच्छा। ऑलरेडी अगर किसी तरह का कर्जा है तो आप उसकी एक लिस्ट बनाइए। सबसे छोटे कर्जों को पहले चुका दीजिए, इससे आपको बड़े कर्जे चुकाने का बल मिलेगा। रेंटल इनकम के लिए प्रॉपर्टी मत खरीदिए, रेंटल इनकम टैक्सेबल है, इसको हम डिटेल में ऊपर देख चुके हैं। कभी भी कोई भी निवेश कीजिए सर्टिफाइड एजेंट के थ्रू ही कीजिए। वो एजेंट सर्टिफाइड होना चाहिए। जो प्रोडक्ट आप ले रहे हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की किसी संस्था से, जैसे कि सेबी, SEBI, RBI, IRDA, एमफी, इनसे सर्टिफाइड हो। कोई रेगुलेशन ज़रूर होना चाहिए, यानी कि गवर्नमेंट से अप्रूव किया हुआ हो। अगर गोल्ड सिर्फ निवेश के लिए खरीद रहे हैं तो डिजिटल गोल्ड या फिर सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जो सरकार जारी करती है वही खरीदिए, नहीं तो उसकी सुरक्षा की भी चिंता बनी रहती है। अपने जीवन साथी को अपने निवेश और बाकी चीज़ों के बारे में जानकारी दीजिए और बताइए कि क्या कहाँ रखा है, क्या कहाँ इन्वेस्टेड है। हमेशा सारे निवेश में नॉमिनी का नाम सही से दीजिए। और अंत में जानते हैं इन्वेस्टो कैफ़े को। investocafe.com और उसकी मोबाइल ऐप एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है
सभी म्यूचुअल फंड कंपनीज, चाहे वो HDFC हो, ICICI हो, SBI हो, जो भी आपको नाम पता है म्यूचुअल फंड कंपनीज के, उन सभी के साथ इन्वेस्टो कैफ़े का टाई अप है। सिर्फ एक सिंगल अकाउंट से आप किसी भी कंपनी का म्यूचुअल फंड खरीद सकते हैं, एक ही जगह उनको ट्रैक कर सकते हैं, सेलिंग भी कर सकते हैं। इन्वेस्टो कैफ़े अकाउंट ओपनिंग बिल्कुल फ्री ऑफ चार्ज है। इन्वेस्टमेंट के लिए कस्टमर्स को कोई फ़ी नहीं देनी होती। इसकी जो मिनिमल फ़ी होती है वो कंपनीज़ की तरफ से ही पे होती है, कस्टमर को कुछ भी पे नहीं करना होता है। इन्वेस्टमेंट का पैसा सीधे म्यूचुअल फंड कंपनीज़ के पास ही जाता है, यानी कि अगर आपने HDFC म्यूचुअल फंड ख़रीदा है तो पैसा सीधे HDFC म्यूचुअल फंड के पास ही जाता है। कहीं से भी पैसा निकाला जा सकता है। इन्वेस्टो कैफ़े की वेबसाइट पे ऑनलाइन भी आप इसको सेल कर सकते हैं, और HDFC म्यूचुअल फंड में भी फॉर्म भर के वहाँ से भी पैसा आपके अकाउंट में आ सकता है। उम्मीद करते हैं इस वीडियो से आपकी जानकारी बढ़ी होगी, और किसी भी तरह के क्वेश्चंस के लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।